There was a demand for 2024 aspirants that I should make a video related to how we should start. अभी आपके जो कैलेंडर हैं 24 के पब्लिश नहीं हुए हैं, बट डिपेंडिंग ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस जो आपके एग्जाम्स हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मोस्ट प्रोबेबली आपका जो भी अगस्त फर्स्ट वीक में होना है, मीन्स 2024 फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। सो आपके पास सफिशियंट टाइम है, पार्टिकुलरली दोज एस्पिरेंट्स हु आर परसुइंग 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन। तो उनके लिए इधर आप सेकेंड ईयर का इस समय एग्जाम देने वाले हो या फिर फॉर एग्जांपल थर्ड ईयर का एग्जाम देने वाले हो। तो ऑब्वियसली जो थर्ड ईयर वाले हैं तो उनका यदि ग्रेजुएशन इस ईयर में कंप्लीट हो रहा है तो वो 23 में भी दे सकते हैं, लेकिन सपोज प्रिपरेशन आपने नहीं स्टार्ट करा है तो आपको 24 का टारगेट करना चाहिए प्रॉपर तरीके से। या फिर जो इंजीनियरिंग में है, क्योंकि लॉट ऑफ इंजीनियर्स, इनफैक्ट हाफ ऑफ द पीपल आर from engineering background, you can say, while filling the form. So technical means half engineering plus technical के होते हैं। तो यदि आप इंजीनियरिंग 4 इयर्स का बीटेक कर रहे हो तो इधर थर्ड ईयर में हो या फाइनल ईयर में हो तो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो। अर्लियर यू स्टार्ट बेटर इट इज। अभी जब आप स्टार्ट करते हो तो आपके पास मोर देन 15 मंथ्स हैं। तो 15 प्लस मंथ्स आपके पास जब हैं तो आप एक तरह से देखो कि रिलैक्स, इनफैक्ट 16 प्लस मंथ्स कर सकते हैं। तो 16 प्लस मंथ्स है तो उसमें बेसिक से अभी स्टार्ट करो। अभी सबसे पहले बात, यदि आपको ये लगता है कि यस आई शुड अपियर इन दिस एग्जामिनेशन, तो सबसे पहली बात है कि आप 2 to 3 इयर्स का पेपर डाउनलोड करो और उसको देखो। मैं हमेशा बोलता हूँ इट्स बेटर कि डाउनलोड फ्रॉम यूपीएससी ऑफिशियल वेबसाइट ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। रीजन इज दैट कि आप किसी भी पब्लिकेशन का लेते हो तो इधर ऐसे होगा कि इधर वो इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा, और उसमें भी बहुत सारे जो होते हैं उसमें टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाते हैं। इनफैक्ट फॉर एग्जांपल आई माई सेल्फ इफ टाइप देन मे बी सम मिस्टेक्स विल बी देयर, दो आई ट्राई कि देयर शुड बी वेरी लेस मिस्टेक और इनफैक्ट नो मिस्टेक, बट दिस हैपेंस। सो इफ थिंग्स आर अवेलेबल इन ओरिजिनल देन व्हाई यू आर नॉट गोइंग टू दैट। तो आप 3 इयर्स के डाउनलोड करो यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से। उसमें आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों एज सच आपको पेपर रहेंगे, तो उसको देखो। और हर क्वेश्चन को आपको, सपोज पेपर वन है तो पेपर वन में आपके 125 क्वेश्चन हैं। तो आप ऑनेस्टली एक बार पहले पेपर का ओवरव्यू लो, हर क्वेश्चन को पढ़ो, समझो। फर्स्ट इंस्टेंस में ये जरूरी नहीं है कि आप उसको सोल्व करने बैठ जाओ। एटलीस्ट यू शुड अंडरस्टैंड ये क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं। कहाँ से पूछे गए का मतलब ये नहीं है कि आप को पता हो ये कि किस बुक से, क्योंकि अभी तक आपने सपोज प्रिपरेशन प्रॉपर स्टार्ट नहीं किया है। लेकिन आपके प्रायर जो भी नॉलेज हैं, जो भी अंडरस्टैंडिंग है, इवन इफ यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और आर्ट्स बैकग्राउंड और व्हाट्सो एवर बैकग्राउंड, एटलीस्ट आपने कुछ तो लाइफ में पढ़ा है या करंट में कुछ भी इवेंट हो रहा है। अब जस्ट फॉर एग्जांपल कोविड-19 पैंडेमिक में यदि आपने देखा कि ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस हुआ था, तो एटलीस्ट ये तो समझ सकते हो कि यस दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू मी, दिस टॉपिक आई एम नोइंग। सो ये आप नहीं कह सकते हो कि ये टॉपिक टोटली आउट ऑफ द बॉक्स है, ये टॉपिक कहाँ से आया है। तो आप उन टॉपिक्स को समझो, या पेपर वन में ही है कुछ करेंट के टॉपिक आपने देखा होगा और उस करेंट इशू पे यदि कोई क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है तो उन क्वेश्चंस को, उनको देखो, उन क्वेश्चन को समझो, उन पर और जब फर्स्ट टाइम आपने 3 इयर्स के देख लिए तो ऑल 3 इयर्स में आप कुछ सिमिलरिटी पाओगे। कुछ सिमिलरिटी इन द सेंस है कि ऑप्शन किस ढंग से सेट किए गए हैं, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। अब फॉर एग्जांपल सपोज मान के चलो कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या आपने साइंस पढ़ रखा है +2 लेवल तक, तो आप एटलीस्ट ये फील करो कि हाँ साइंस के क्वेश्चन तो हमको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं, मैथ्स के क्वेश्चन हम सही से कर सकते हैं। अब जब 3 इयर्स के पेपर को आपने प्रॉपर देख लिया, पेपर वन पेपर टू, अब आप सपोज फॉर टाइम बीइंग 2 आवर्स का टाइम दो और उस 2 आवर्स में सोल्व करो पेपर वन का।
वट एवर क्वेश्चन सोल्व होता है, 10 ही हो, 15 हो, 20 हो, उसको सोल्व करो और देखो कि कहाँ हमारी समझ के कारण यदि क्वेश्चन नहीं बन रहा, लैक ऑफ कंसेप्ट के कारण, या शायद हम क्वेश्चन के पैटर्न को नहीं पकड़ पाए, जिस भी कारण से आप उसको देखो, एनालाइज करो। और पेपर 2 में है, आप किसी कोई ऐसे ऑब्वियसली है, हर कोई ने, एवरी पर्सन, एवरी एस्पिरेंट, किसी न किसी टाइम पे, किसी न किसी अपने अवस्था में उन्होंने जरूर है ऐसे लिखा होगा। लेकिन जो आपने 10th 12th में ऐसे लिखा, वो सिंपल ऐसे हुआ करते थे। उस ऐसे में बहुत अधिक डिमांड नहीं होता था। वो आप नॉर्मल, आपने 300 400 500 व्हाट्सएवर वर्ड्स में था, उसको आपने लिखा। लेकिन अभी जो यूपीएससी का एशे होता है, किसी भी, इधर आपका असिस्टेंट कमांडेंट का हो या सिविल सर्विसेज का, तो इट रिक्वायर्स अ कम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग। आपको एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है, एक मेन बॉडी लिखना पड़ता है, मेन बॉडी में आपको मेजोरिटी कंटेंट, फिर उसके बाद उसको कंक्लूड करना पड़ता है। तो जो हम फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं कि उस टॉपिक को ओपन करते हैं और जो मेन बॉडी में उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसके प्रोस कॉन्स व्हाट्सएवर हैं, और फिर कंक्लूजन में कंक्लूड करते हैं कि दिस थिंग्स आर हैपनिंग और वे फॉरवर्ड क्या है। सेम आपको आर्गुमेंट्स होते हैं किसी भी चीज को, जैसे आप नॉर्मल लाइफ में लो कि दो फ्रेंड्स हो या फिर अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हो, तो उसमें बहुत सारी चीजों को आप एक्सप्लेन करते हो या आर्गुमेंट करते हो, डिबेट करते हो। वो बोलेगा कि नहीं ये सही है। फॉर एग्जांपल, मोस्ट कॉमन डिबेट इन इंडिया इज पॉलिटिकल डिबेट। फॉर एग्जांपल, some people are supporter of X party and some people are supporter of Y party। अब आप ये बोलोगे कि एक्स पार्टी बहुत अच्छा ये कर रही है, दूसरा कहेगा कि यार ये तो कुछ नहीं कर रहा है, ये देखो इस पार्टी को इस ड्यूरेशन में जब इसकी पावर में ये था तो इसने क्या किया। तो एक जो डिबेट करते हो, डिस्कशन करते हो, आप एक किसी चीज को पकड़ते हो और दूसरा, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, एट द सेम टाइम कोई टॉपिक आपको दिया हुआ है। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे हाल के दिनों में एक आया हुआ था ना कि जो फार्मर्स प्रोटेस्ट आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड। अब इसको क्या है, जब फोर में लिखते हो तो जस्टिफाई करोगे कि यस ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और जब अगेंस्ट में लिखोगे तो बोलोगे नहीं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं, फार्मर्स का जेन्युइन डिमांड था। तो उसके आधार पे आपको एक बार सेम टाइम जस्टिफाई करना है कि यस इट वाज पॉलिटिकली मोटिवेटेड, एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू जस्टिफाई नो इट वाज नॉट पॉलिटिकली मोटिवेटेड। जो फार्मर्स हैं उनके जो डिमांड्स थे वो आपके जेन्युइन थे। तो ये आपको जो है ये करना है। अब मान के चलो कि आपने पेपर देख लिया, नेचर ऑफ पेपर। ये जरूरी नहीं है कि आज आप पेपर को पूरे जानते हो और पेपर 1 में फॉर एग्जांपल आपने 40 क्वेश्चन सोल्व कर दिया, नहीं, मे बी आप 10 ही कर पा रहे हो, 20 ही कर पा रहे हो, लेकिन एटलीस्ट ये आपको लगता है कि हाँ कुछ चीजें हैं जो हम शायद टू द पॉइंट नहीं जानते हैं, लेकिन हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, हम ओवरव्यू जानते हैं, थोड़ा सा इस पर वर्क करें, थोड़ा सा मेहनत करें तो उसको हम कर सकते हैं। तो अब जब आपने क्वेश्चन पेपर देख लिया तो उसके बाद आपको स्टार्ट विथ बेसिक एनसीईआरटी। और ये आपका प्रीवियस वाला हमने डिस्कस कर दिया। तो आपको एनसीईआरटी के बेसिक्स पढ़ने हैं। एनसीईआरटी के जो बुक्स, जो इनफैक्ट जो बुक लिस्ट है, तो उसका जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आप उन वीडियोस को देखो, उसमें से बुक्स आपको मिल जाएंगे। इनफैक्ट मैं एक लिंक दे दूंगा जिसमें आपको एग्जाम से रिलेटेड और सारे जो इंफॉर्मेशन हैं वो सारे मिल जाएंगे। तो उसके लिंक जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसमें ऑल अबाउट दिस एग्जामिनेशन क्या क्या सारी चीजें हैं वो आपको मिल जाएगा, उसमें बुक लिस्ट भी मिल जाएगा। अब फॉर एग्जांपल ये पेपर 1 के लिए इसमें से कुछ जो एनसीईआरटी के बेसिक्स हैं वो मेजोरिटी आपको पेपर 1 में ज्यादा हेल्प करेंगे, लेकिन कुछ एक जो हैं वो पेपर 2 भी में हेल्प करेंगे। पेपर 2 में क्योंकि क्या है कि एनसीईआरटी जो लिखा गया है ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, जैसे एक सपोज करो कि 12th क्लास का आप एनसीईआरटी कोई भी सब्जेक्ट का पढ़ रहे हो, चाहे वो साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, तो उसमें एक 11th क्लास या 12th क्लास का एक स्टूडेंट है, उसका रिक्वायरमेंट क्या होता है कि वो किसी आंसर को सपोज 300 वर्ड्स में लिखे। तो इस ढंग से वो बुक्स फ्रेम है कि आप उसको पेपर 1 में भी यूज कर सकते हो और पेपर 2 में भी यूज कर सकते हो। पेपर 2 में आपको बेसिक ग्रामर
कोई भी आपने फॉर एग्जांपल 10th में, 9th में, 8th में बेसिक ग्रामर पढ़ा है। वो ग्रामर में क्या है, जैसे आपने बेसिक टेंस पढ़ा होगा, सबसे जो टेंस हम लोग बचपन में जब हिंदी मीडियम से फॉर एग्जांपल थे, फिर हिंदी मीडियम से जब थोड़ा सा इंग्लिश सीखने लगे, तो बेसिक क्या था कि टेंस। और टेंस सबसे ज्यादा टेंशन कि वो पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, वो आई एम गोइंग, तो बहुत सारे शुरू में मान के चलो डिफिकल्टी होती थी। आज भी मैं देखता हूँ बहुत सारे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो उनको बेसिक प्रॉब्लम होता है। लेकिन अभी आपको शुरुआत में बेसिक से करना है, टेंस से स्टार्ट करो। अब कोई सेंटेंस फॉर एग्जांपल है, तो सेंटेंस में क्या जरूरत होता है, सब्जेक्ट प्लस एक प्रेडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट और कुछ और है उसमें से, यानी कह सकते हो कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। तो फॉर एग्जांपल सिंपलेस्ट सेंटेंस आई एम, मैं हूं। तो ये एक तरह से क्या है, ये आपका आई जो है सब्जेक्ट है और एम जो है वो वर्ब है। अब ऐसे तो देखोगे तो वर्ब का मतलब आपने ये क्या देखा था, खाना पीना सोना जागना पढ़ना, लेकिन ये एम तो ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या है, ये नॉर्मल एक्जिलरी वर्ब के रूप में यूज करते हो। अदरवाइज यदि कोई दूसरा वर्ब नहीं है, प्रिंसिपल वर्ब नहीं है, जैसे जो आपका खाना पीना सोना पढ़ना जागना, ये सब क्या है, प्रिंसिपल वर्ब है। तो जब प्रिंसिपल वर्ब न हो तो ये आपका एक तरह से प्रिंसिपल वर्ब के रूप में काम करेगा। और यदि प्रिंसिपल वर्ब है तो ये एक्सिलरी वर्ब के रूप में काम करेगा। तो आप सिंपल सेंटेंसेस स्ट्रक्चर से एक एक करके स्टार्ट करो। अभी आपके पास जो 24 वाले दोगे, तो अभी आपके पास टाइम है, अभी बहुत प्रेशर लेकर के नहीं करना, अभी आपको लर्निंग के पर्पज से करना है। प्लस आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करना है। खास करके आप यदि करंट का चीजों को देखो तो न्यूज़पेपर आप यदि रेगुलर पढ़ते हो तो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस आप कर पाओगे। एक न्यूज़पेपर वो डॉक्यूमेंट है कि हर डे पब्लिश होता, और उसमें छोटे छोटे हर चीज शामिल होते हैं। किसी भी आप न्यूज़पेपर को पढ़ो, चाहे आप हिंदी को पढ़ो, इंग्लिश को पढ़ो, ऑलमोस्ट हर न्यूज़पेपर में छोटे छोटे सब इंफॉर्मेशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी मैगजीन को पढ़ रहे हो, तो एक मैगजीन में 150 पेजेस हैं। उस 150 पेजेस में सपोज 1 मंथ का आपका कंपाइलेशन है, तो 150 पेजेस में एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल। और वो भी पेज पे न्यूज़पेपर के इतना बड़ा तो नहीं है, वो छोटा सा पेज है। लेकिन एक न्यूज़पेपर है क्या है कि सपोज एक मैगजीन का 4 पेजेस या 5 पेजेस के बराबर आपका न्यूज़पेपर का एक पेज। हाँ यस, ए लॉट ऑफ थिंग्स आर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट। आपके बहुत सारे एडवर्टीजमेंट भी होते हैं न्यूज़पेपर में। इन स्पाइट ऑफ ऑल ए लॉट ऑफ थिंग्स, इनफैक्ट वहां तो ये भी रहता है ना कि एक बस था, वो गड्ढे में गिरा, 3 आदमी उसमें घायल हो गए, घायलों को इस हॉस्पिटल में ले जाया गया है। हुआ ये कि जा रहा था बस, ये टर्न किया और ड्राइवर ने अपना कंट्रोल खो दिया। या फिर फॉर एग्जांपल, अब आजकल थोड़ा कम रहता, पहले ये होता है चोर ने ताला तोड़ करके चोरी की दुकान से, तो मतलब अभी भी आप इन चीजों को देखोगे। या बुजुर्ग महिला के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार, तो ये आपके काम का नहीं है कि बस गड्ढा में गिरा या बुजुर्ग महिला के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया गया, या फिर ये, अब देखो हाँ कुछ चीजें हैं कि मान के चलो एक आदमी, जैसे पहले क्या होता था, एक बहुत सारी मतलब अलग अलग टाइप के न्यूज होते। तो एक पहले ये होता था कि किसी कुत्ते ने आदमी को काटा, तो ये न्यूज नहीं है। लेकिन किसी आदमी ने कुत्ते को काटा तो ये न्यूज। लेकिन आजकल देखोगे स्टेरी डॉग्स का जो है, इनफैक्ट आज का द हिंदू का पढ़ोगे 24 मार्च आज, तो उसमें से आपको ये इसके संबंध में एक अच्छा एडिटोरियल इन द सेंस दिया हुआ है टॉपिक। तो आपको ये क्या है, रेगुलर रूप से कोई इंसिडेंट हो रहा है, तो फिर वो आपके इंपॉर्टेंस का है, वो आपके पेपर 2 में काम आएगा, इधर आपका रिपोर्ट राइटिंग में या आर्गुमेंट राइटिंग में या ऐसे में। या फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने बोला कि चोर जो ताला तोड़ करके चोरी कर लिया, अब ये किसी घटना किसी शहर में या किसी लोकेलिटी में किसी एरिया में डेली बेसिस पे हो रहा है, तो ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होगा। या मान के चलो किसी शहर में या किसी जगह पे जो एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, यदि ये बोलता है कि जो क्राइम अगेंस्ट एल्डरली पीपल हैज इंक्रीज्ड, तो ये आपका एक सोशल इशू हो जाएगा। एंड यू हैव टू वर्क ऑन दैट फ्रॉम आइदर एशे पॉइंट ऑफ व्यू, आर्गुमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर रिपोर्ट राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो कोई भी चीज एक न्यूज रिपोर्टिंग होता है। जैसे वन डे कोई इंसिडेंट या नॉर्मल इंसिडेंट हुआ, या फिर मान के चलो कि मलेरिया से इतने बच्चे मर गए या इतने आदमी मर गए,
तो इन जनरल एक न्यूज रिपोर्टिंग है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन यही न्यूज यदि इस ढंग से हो कि रेगुलरिटी में आने लगे और एडिटोरियल वगैरह में आने लगे, उसके ग्रेटर इम्प्लीकेशंस हो, तब आपके लिए वो इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? न्यूज एनालिसिस। रिपोर्टिंग समटाइम जरूरी है, जैसे पेपर वन में वो आपका काम आएगा, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि जो क्लाइमेट चेंज पे कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा है, या फॉर एग्जांपल टीबी वर्ल्ड टीबी डे आज 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जा रहा। तो अब सपोज टीबी से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड, तो उसको आप जानना चाहिए। तो इवन इफ दैट इज इन फॉर्म ऑफ रिपोर्टिंग, आपको पेपर वन में पूछा जा सकता है, लेकिन पेपर टू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको न्यूज एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो है आप छोटे छोटे एडिटोरियल को पढ़ने की शुरू करो। अब मान के चलो कि इफ यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड, देन ऑब्वियसली यू हैव टू रीड अबाउट इंग्लिश न्यूज़पेपर ओनली। बट यदि आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं, तो आप ये कर सकते हो कि हिंदी वाला जो न्यूज़पेपर है उसको डेली पढ़ो, 7 डेज। लेकिन जो इंग्लिश वाला न्यूज़पेपर है उसको 2 डेज लो। कोई भी आप अपने चॉइस से, मैं कोई भी न्यूज़पेपर को ये प्रेफरेंस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, जब हम इन जनरल देखते हैं सिविल सर्विसेज के जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो जो एडिटोरियल है, तो इधर आप द हिंदू ले लो या इंडियन एक्सप्रेस, और वो आप वीक में 2 डेज, या फिर आज के डेट में बहुत सारे आप ऑनलाइन भी सब्सक्राइब कर सकते हो, या ऑनलाइन भी आपको बहुत सारी जगह से मिल जाता है। तो लॉट ऑफ पीपल हैं इंक्लूडिंग मी, फॉर एग्जांपल, और सॉफ्ट कॉपी ही पढ़ता हूँ, उसको सब्सक्राइब किए हुए हूँ। तो ऑब्वियसली हार्ड कॉपी, क्योंकि इधर उधर आप मूवमेंट में जब होते हो तो एवरीवेयर इट इज नॉट पॉसिबल ना कि आप जहाँ जाओ 10 डेज, 20 डेज या 1 मंथ के लिए। तो इट्स बेटर है सॉफ्ट कॉपी आप कहीं भी हो। और सॉफ्ट कॉपी में क्या है, आप जिस वर्जन को ये करना चाहो, जिस एडिशन को करना चाहो, सपोज मुझे दिल्ली एडिशन का चाहिए तो ठीक है, मुंबई एडिशन का चाहिए ठीक है, चेन्नई एडिशन का चाहिए, या फिर कोलकाता एडिशन चाहिए, जो एडिशन चाहिए वो हम कर सकते हैं। तो बेसिक ग्रामर और प्लस रीडिंग न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर इनिशियली फॉर एग्जांपल द हिंदू आप पढ़ना, यदि आपने न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट नहीं है, तो मे बी यू फील कि ये क्या दिया हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट बिलीव मी, आप उस चीज को जब भी समझने लगोगे तो आपको वो मजा आने लगेगा। कहीं भी एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि जो आप, ए लॉट ऑफ पीपल हैं, ये सोचते हैं सीट्स कितने होंगे, इतने इंटेंस कंपटीशन है। फॉर एग्जांपल 3 लाख पीपल फॉर्म भर रहे हैं और सीट्स 300 भी नहीं है। तो अब इसको देखो, सो एक 3 लाख देखोगे और 3000, सॉरी 300 सीट्स और 3 लाख कैंडिडेट, तो रिजल्ट कितने हो रहे हैं आपको? 0.1%। ये हम मान लें कि 300 सीट्स, इनफैक्ट देखोगे इधर आपके 300 सीट्स भी नहीं है, तो उसमें से आप उस बात से परेशान नहीं होना। अब इसको 3 लाख को देखो, ये देख रहे हो कि 3 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, लेकिन एग्जाम एक्चुअल में 1 लाख दे रहे हैं सपोज। तो 1 लाख दे रहे हैं यानी कि 1/3 ये हो गए। अब 1 लाख में भी लॉट ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो नॉन सीरियस हैं, बिलीव मी। ये आप किसी भी डेटा स्टेटिस्टिक्स, अब ऑब्वियसली यूपीएससी उस सेंस में तो डेटा स्टेटिस्टिक्स नहीं प्रोवाइड करती है ना कि कितने लोग सीरियस हैं कितने नॉन सीरियस। और किसी के पास भी अब ये डेटा तो नहीं है कि जितने कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया वो हर का मार्क्स का एनालिसिस, ये पॉसिबल नहीं। हम उन कैंडिडेट्स का ही मार्क्स एनालिसिस कर सकते हैं जो कैंडिडेट हमसे जुड़े हुए हैं और जिनका इंफॉर्मेशन हमारे पास है, या जो कैंडिडेट फॉर एग्जांपल सेलेक्ट हो गए, या फिर जो कैंडिडेट रिटन क्वालिफाई हुए, फाइनल सिलेक्शन उनका नहीं हो पाया किसी भी कारण से, इधर वो फिजिकल मेडिकल में डिस्क्वालीफाई हो गए, या फिर फाइनल इंटरव्यू राउंड में गए लेकिन उनके एग्रीगेट मार्क्स नहीं बन पाए। तो जो कैंडिडेट रिटन क्वालिफाई हैं या जो इंटरव्यू दिए, उन कैंडिडेट्स का इनफैक्ट देखोगे कि जो आज के डेट में पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ मार्क्स भी किया जाता है। यूपीएससी उन कैंडिडेट्स का जो एग्जाम दिए हैं, इंटरव्यू दिए हैं, पर्सनालिटी टेस्ट दिए हैं, और उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो गया, तो पोटेंशियल एम्प्लॉयर जो हैं उन कैंडिडेट्स को हायर कर सकते हैं। क्योंकि वंस आप किसी भी यूपीएससी के एग्जाम के इंटरव्यू तक पहुंच जाते हो, पर्सनालिटी टेस्ट तक पहुंच जाते हो, दैट्स मीन यू आर ऑलरेडी इन बेटर कंडीशन एंड यू हैव हाई चांस ऑफ गेटिंग गुड जॉब इधर इन पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। तो ये सारी चीजें होती है। तो इसको देखो कि 1 लाख कैंडिडेट हैं जो एग्जाम दे रहे हैं, उसमें सीरियस, मेरा ओपिनियन है, मेरा मानना है कि 20,000 होते हैं। 20,000 नो डाउट रियली सीरियस होते हैं। तो यानी कि जो अब आपका कंपटीशन है वो इन 20,000 में है। और इस 20,000 में भी आओ, तो जब रिटेन जो क्वालिफाई हो जाते हैं, या जो कैंडिडेट कोई 2 मार्क्स से मिस किए, 5 मार्क्स से मिस किए, 10 मार्क्स से मिस किए, बिलीव मी, द कैंडिडेट्स आर वेरी गुड।
कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं आज इस लंबे जर्नी में, प्रिपरेशन जर्नी में, जो एज ए टीचर, एज ए मेंटोर कह सकते हो। तो आज मैं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स को जानता हूँ अपने जुड़े हुए जो मुझसे हैं। तो वो मल्टीपल टाइम, कुछ ऐसे हैं कि कंटिन्यूअस 4 टाइम से रिटेन क्वालिफाई कर रहे हैं, कुछ है 2 टाइम से कर रहे हैं, 3 टाइम से कर रहे हैं। तो मे बी कुछ ऐसे हैं जो 3 टाइम कंटिन्यूअस रिटेन क्वालिफाई करने के बाद भी फाइनल नहीं हो पाया। यस, ऐसे भी हैं, क्योंकि कभी पता चला कि उनका फिजिकल में गड़बड़ हो गया, कभी उनका मेडिकल में गड़बड़ हो गया, कभी वो इंटरव्यू दिए शायद, लेकिन 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर से नहीं हो पाया। इट डजेंट मीन कि दैट कैंडिडेट डजंट डिजर्व, ही और सी डिजर्व्स वेरी गुड, एंड लेटर सूनर और लेटर द पर्सन विल बी सिलेक्टेड। सो अभी आप लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखो, उसको समझो, उसके ऊपर वर्क करो। और कहीं भी आप अपना एक इंटरेस्ट होता है, सबसे पहले है कि आप इंटरेस्ट डेवलप करो कि ये एग्जाम, हाँ, हमें जाना है। सिर्फ कभी भी ना इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जाओ कि जॉब सिक्योरिटी हो जाएगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हो या सोचते हो ना, तो ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन हम इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि यस, आई लाइक दिस जॉब, बिकॉज यहाँ क्या है, AK-47, रॉकेट लॉन्चर, UVGL, CGRL और बहुत सारी चीजें होंगी। मे बी पे पर्क्स अच्छे होंगे, ड्राइवर, बॉडीगार्ड और ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। बट ये सेकेंडरी चीज होती है। आपका पैशन यदि है कि हाँ हम यूनिफॉर्म फोर्सेस में जाए, तो ये आपके लिए जरूरी होता है। लॉट ऑफ पीपल क्वेश्चन पूछते हैं कि सर असिस्टेंट कमांडेंट में बहुत सारे लोग ज्वाइन करने के बाद क्यों छोड़ देते हैं, इंक्लूडिंग मी, माई सेल्फ ऑल्सो लेफ्ट द जॉब। हर पर्सन है, उसके अलग अलग लाइफ की प्रायोरिटी होती है, अलग अलग तरीके से देखता है। लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं ना, जो सिर्फ ये देखे कि चलो ये एक अच्छा अल्टरनेटिव है, गैजेटेड ऑफिसर है, जो पे स्केल है वो IAS वाला ही है, तो चलो उसमें नहीं क्वालिफाई हुए तो इसमें चले गए। फिर बाद में वो चीज जब उनको ट्रेनिंग करना पड़ता है, जब लाइफ की रियलिटी उन्हें फेस करना पड़ता है, तो लगता है बेकार ये हो गया। तो ऐसा सिचुएशंस में आप ये ना रहो, ऐसे सिचुएशन में कि हम सिर्फ और सिर्फ इस वजह से जाएं कि और लोग जा रहे हैं या फिर इसमें अच्छा पैकेज मिल जाएगा, तो नहीं, ऐसा उसके करने से आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है। यदि आप देखो जेन्यूनली इंटरेस्ट लेते हो, तो आपको पढ़ने में भी मजा आता है, आपको एक्टिविटी करने में भी मजा आता है। और फिर एक चीज और ध्यान रखो कि जैसे अपना बेसिक्स जो है, जैसे फिजिकल स्टैंडर्ड आप क्वालिफाई कर रहे हो, क्योंकि फॉर एग्जांपल आप यदि मेल हो तो 165 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम हाइट चाहिए होती है। फिर आपका चेस्ट जो है 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए, मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर आपका वेट जो है 50+ kg, और जो ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ओवरवेट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस बार देखोगे कि 22 वाले जिनका फिजिकल मेडिकल, ऑब्वियसली आज शायद फिजिकल का लास्ट डे है, तो उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स जो होते हैं वो ओवरवेट के कारण रिजेक्ट हो गए। तो यदि आपको लगता है कि हाँ हम एक फिजिकली फिट हैं, हम मिनिमम स्टैंडर्ड को क्वालिफाई कर रहे हैं, या फीमेल है फॉर एग्जांपल 157 सेंटीमीटर उनकी हाइट है, तो आप यदि उससे बेटर कंडीशन में हो और आपको इंटरेस्ट है, तो आप उसको कर सकते हो। वंस आप इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करते हो, तो आपको पढ़ाई जो है भी उतना डिफिकल्ट नहीं लगने लगती है। और मैं अपनी किसी भी स्टूडेंट को